गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग का नेक्स्ट सेट जो है ज्योग्राफी का सेट नंबर 9। ओके, इससे पहले 8 सेट आ चुके हैं। आप लोग उन क्वेश्चंस को देख लीजिए, उसमें एक्सप्लेनेशन भी है। और कोई उससे डाउट हो सकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने क्वेरीज या डाउट्स को। ठीक है, ओके। तो जैसा आप लोग जान रहे हैं, हम लोग समीक्षा अधिकारी टारगेट जो रखे हैं उसको, आई होप ये जनवरी में एग्जाम होगा आपका और आपके पास यही 2 मंथ का टाइम है। तो फुल एनर्जी के साथ आप लोग इसमें लगे रहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, आपके डाउट क्लियर होंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। क्लियर है? ओके। तो अपना जीएस साथ साथ करंट अफेयर्स और जो अदर मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनको आप रेडी करते हुए चले। ठीक है, ओके। समय कम है, कंपटीशन ज्यादा है। ओके, और अपॉर्चुनिटी अच्छी है, सीट ठीक ठाक है। तो अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट इसमें काफी ज्यादा जोर दीजिए, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट पे। ओके ना? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योग्राफी का टेस्ट सेट जो है ये 9। आते हैं सीधे क्वेश्चन पे हम लोग। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ उसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे इनके। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे आए सीधे। नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है ये? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। ओके, और जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो ये एक कथन दिया है, एक कारण दिया है। क्लियर है? और ये कथन कारण बेस्ड क्वेश्चन आजकल यूपी पी से जो लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है यूपीपीएससी, वो इन क्वेश्चंस को ज्यादा अपने पेपर में शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है, देखिए कथन आपको पहले पता हो सही है कि नहीं, कारण दूसरा सही है कि नहीं, और कारण जो है वो कथन को जस्टिफाई करता हो कंप्लीटली। ठीक है ना? तो ये हमको चेक करना होता है इन सारे क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पे हम देखें भूमध्य सागरीय प्रदेश, यहाँ पे अगर एक ऐड कर दूं यहाँ। हाँ देखिए, जो हमारा अर्थ है उसको मैं पूरे इस तरीके से अगर डिवाइड कर दूं, हमारे पूरे विश्व को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 10, 30, लाइन खींच देता हूं, 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये भी नॉर्थ और साउथ। और आपका ये हो गया 45 डिग्री नॉर्थ साउथ, ये हो गया आपका 65 डिग्री नॉर्थ साउथ, और ये हो गया आपका 90 डिग्री नॉर्थ साउथ। क्लियर है? ओके, ये महाद्वीप है और महाद्वीपों का ये पूर्वी किनारा, ये पश्चिमी किनारा, और इन अक्षांशों के ऊपर जो भी महाद्वीप की अवस्थिति होगी उनको। ठीक है ना? कोपेन एक थिंकर और उन्होंने विद्वान जो ज्योग्राफी में, उन्होंने क्लाइमेट और प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना, वहां किसी एरिया में किसी भी महाद्वीप पर वहां की क्लाइमेट, वहां प्रेसिपिटेशन के आधार पे वेजिटेशंस कैसी होगी, इनके बीच में रिलेशंस बताया था उन्होंने। ठीक है ना? उन्होंने कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन बताया जिसमें 0 डिग्री ये वाला जो हमें देख रहे हैं 0 से 10 डिग्री वाला, यहाँ पे जो क्लाइमेट था उसको बताया क्या? विषुवत रेखीय, विश्व रेखीय जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। इसको देख लीजिए, शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है तो ब्रीफ में देखते हैं हम लोग इसको। दूसरा, इस वाले रीजन में 10 से 30 डिग्री में महाद्वीप के पूर्वी किनारों की बात करें हम लोग, इसमें मानसूनी जलवायु प्रकार मिलेगा, जलवायु प्रदेश। ठीक है ना? यहां पे अगर हम बात करें तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई? सवाना। ठीक है, ये घास भूमियां है बीच में, और इधर हम जाएंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका मरुस्थल। क्लियर? ओके, इसके ऊपर चले हम लोग, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश आता है, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। ओके, इसके बाद ऊपर आ जाएगा आपका प्रेरीज। ओके, ये भी घास भूमि हो गई आपकी। ठीक है, और इसके बाद ऊपर आ जाएगा आपका क्या? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। क्लियर? ओके, तो यहां पे आगे चलते हैं हम लोग। यहां लॉरेंशियन
जलवायु प्रदेश, ओके। यहाँ पे आपका आ जाएगा टैगा जलवायु प्रदेश, और इधर हो गया आपका ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है। और सबसे ऊपर 65 से 90 डिग्री, यानी जो हमारा आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल है, वृत्त है, उसके ऊपर अप टू 90 डिग्री, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक का जो क्षेत्र है, इसके बीच में, इसको हम लोग कहते हैं क्या भाई? टुंड्रा रीजन, टुंड्रा जलवायु प्रदेश। क्लियर है? तो ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, ओके। अब यहाँ पे हम बात करें, हमने क्वेश्चन में है कि भाई भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहाँ है? ये अक्षांश देख रहे हैं, आपका मिड लैटिट्यूड वाला एरिया है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, जिसमें 30 से 45 डिग्री वाला जो एरिया है, इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। इस क्षेत्र में आपकी एक पवन चलती है, कौन सी पवन? पवने मैंने बताया था आपकी 3 प्रकार की होती है, भूमंडलीय पवन, स्थानीय, या उसको हाँ स्थानीय पवने कह सकते हैं उसको हम लोग, और एक मौसमी पवने। तो यहाँ पे भूमंडलीय पवन में देखिए, इस वाले जोन में जो पवने चलती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस क्षेत्र में पवन चलती है उसको हम लोग कहते हैं व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवने, ओके। और यहां से इस क्षेत्र में प्रवाहित जो होती हैं, इसको हम लोग कौन सी पवन कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग पछुआ पवने, क्योंकि पश्चिम से ये चल रही हैं, पछुआ पवने, ओके। तो ये कैसी है? आपकी भूमंडलीय पवन है, सनातनी पवन है, इनकी दिशा हमेशा इसी डायरेक्शन में रहती है। क्लियर है? ओके। तो इस रीजन में जब ये पछुआ पवने आती हैं, क्लियर, विंटर्स टाइम में क्या होता है कि जब सागर से ये, और बेसिकली ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यानी ये भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी जो है, उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, जो लैंडमास है, वहां पे इस प्रकार की सामान्यतः जलवायु पाई जाती है। इसमें होता है क्या है कि जब ये पछुआ पवन है, चूंकि ये देखिए इस रीजन से चल रही है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर वाला एरिया, तो इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर चलती है। अगर मैं आपको हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट भी बता दूं साथ में, देखिए यहाँ 0 डिग्री, ओके, ये आपका हो गया ट्रॉपिकल जोन, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, फिर यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर जोन, ओके ना। और यहाँ पे हो जाए ये 30 से 35 डिग्री, ये हो गया आपका 65 डिग्री के पास, और ये हो गया आपका 90 डिग्री, और यहाँ पे हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से लो प्रेशर विषुवत रेखा की ओर एक कंटिन्यू पवन चलती है, इसको हम कहते हैं व्यापारिक पवने, ये वाली पवने, ओके। और एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इस सब पोलर हाई लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, हाई से लो चलती है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड, इसको कहते हैं हम लोग पछुआ पवने, ये वाली पवने हो गई। ये पवने जब इन क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जब प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे इन पवनों के पास, क्योंकि इस क्षेत्र से जा रही है, तो ये टेम्परेचर इनका क्या होता है? थोड़ा गर्म होता है। गर्म होने की वजह से इनके पास मॉइस्चर की मात्रा ठीक ठाक हो जाती है, और जब ये इन भूमध्य सागरीय प्रदेशों में एंटर करती हैं, तो वहां पे इनसे क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। क्लियर है? ओके। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सामान्यतः जो इनसे वर्षा होती है, ये पॉइंट ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पे केवल वर्षा जो होती है वो शीत ऋतु में, ओके, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो इन्हीं पछुआ पवनों के कारण होती है। भूमध्य सागर के ऊपर अगर हम देखें, इटली हो गया, ये सारा रीजन, स्पेन हो गया, फ्रांस, इन सब क्षेत्रों में आपकी जो भूमध्य सागरीय जलवायु है ये पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जलवायु में वेजिटेशन की बात करें, तो वेजिटेशन में सामान्यतः यहाँ खट्टे फल जो होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, उनका उत्पादन बड़ी मात्रा में, जैसे आपका ग्रेप्स हो गया, अंगूर हो गया, संतरा हो गया, ठीक है ना, और जो आपके लेमन्स हो गए, नींबू वगैरह, ये खट्टे फलों का उत्पादन काफी मात्रा में यहाँ पे किया जाता है। और इन्हीं पे बेस्ड जो ग्रेप्स है, इस पे बेस्ड कौन सी इंडस्ट्री है भाई? बेसिकली वाइन इंडस्ट्री। तो इन क्षेत्रों में जो भी देश हैं, वहां पे मुख्य रूप से उनका उद्योग क्या है? वाइन इंडस्ट्री पे डिपेंड है, ओके ना। तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, और इन पछुआ पवनों के सपोर्ट में वर्षा यहाँ पे होती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें। बाकी आपके जलवायु प्रदेश है, ये अलग अलग रीजन है, तो इनको आप डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। चले आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे जाड़ों में ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे पछुआ पवने हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो दोनों सही है, और व्याख्या भी कर रहा है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, आगे बढ़िए। एक देश में पंपास, किस एक देश में पंपास घास जो है वो मैदान स्थित है? देखिए 2 प्रकार के घास के मैदान हैं आपके। पहला है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड है, और दूसरा होता है आपका उष्ण कटिबंधीय
घास भूमियां, घास भूमि, ओके, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा हो गया आपका शीतोष्ण कटिबंधीय, टेम्परेट, शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय घास भूमि। ओके, देखिए मैं इस फिगर पे आपको एक बार दे जाऊं, ये जो बीच वाला रीजन है ना, ये वाला क्षेत्र, यहां पे होता क्या है ऐसा समझिए, जब यहां से पछुआ पौने चलती है ना, सॉरी व्यापारिक पौने इस क्षेत्र में चलेंगी, व्यापारिक पौने जब इससे चलती हैं तो इन सागरों से इस महाद्वीप की ओर, तो महाद्वीप के पूर्वी भाग से जब ये प्रवेश करती है तो वहां पे तो काफी अच्छी मात्रा में बारिश करती है, लेकिन जैसे जैसे ये अंदर की ओर, महाद्वीप के अंदर की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू करती हैं, तो आगे जाते जाते इनकी वर्षा की मात्रा इन पौनों की कम होती जाती है, और इन क्षेत्रों में जहां वर्षा की मात्रा बहुत कम रह जाती है वहां पे वेजिटेशन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, फॉरेस्ट ट्रीज ये सब ग्रो नहीं हो पाते, बल्कि उसकी जगह ग्रासलैंड पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेजिटेशन की जगह पे आपको केवल ये घास भूमियां देखने को मिलेंगी वर्षा की कमी के कारण। ओके, तो ऐसे महाद्वीपों के मध्य क्षेत्रों में आपका सवाना, प्रेरी जैसे घास के मैदान जो है, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो गए, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपके पाए जाते हैं। और फिर ये इस क्षेत्र में आगे व्यापारिक पौने चलती हैं तो वर्षा की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है, और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पे आपको इस तरीके के मरुस्थल मिलते हैं, ठीक है ना, इस अक्षांशों के क्षेत्रों में। ओके, तो यही था इसमें हमारा, तो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, जिसमें यहाँ पे हम पूछ रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को देखें, तो देखिए जो दक्षिण अमेरिका क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसमें जो अर्जेंटीना का क्षेत्र है, ओके, अर्जेंटीना जो है वहां पे आपका ये घास भूमियां जो है बड़ी मात्रा में पाई जाती है, अर्जेंटीना। और ये आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा, उसके पास का रीजन पड़ेगा, जहां पे आपका जो घास भूमि पाई जाएगी, कैसी घास भूमि होगी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि होगी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, पंपास कहते हैं, ठीक है ना। वेनेजुएला में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है जिसको हम लोग लानोस कहते हैं। ब्राजील में, यहाँ दक्षिण पूर्वी ब्राजील में आपका पाया जाएगा, इसको हम लोग कंपोस कहते हैं, कंपोस, ओके ना, लानोस वेनेजुएला, कंपोस ब्राजील, आपका पंपास जो है ये अर्जेंटीना, ये दोनों आपका उष्णकटिबंधीय हो गए साउथ अमेरिका के, और ये हो गया आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियां। तो कहां मिलेगा भाई आपका, अर्जेंटीना जो है यहाँ पे ये विस्तृत है। ओके, आगे बढ़े हम लोग, विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है, तो अकॉर्डिंग टू 2023 में जो अपडेटेड डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो दुनिया का सबसे व्यस्ततम पोर्ट है, बंदरगाह है, वो है आपका संघाई। संघाई कहाँ पे है, ये चाइना में है, ओके ना। और चाइना में, अच्छा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, मैं पीछे आपको टेस्ट में ये डाला भी था कि संघाई जो है ये किस रिवर पर सिचुएटेड है, किस रिवर के बैंक पर या किस नदी के तट पर स्थित है ये शहर संघाई, ठीक है ना। तो ये विश्व का सबसे व्यस्ततम पोर्ट है, इसके बाद सिंगापुर का नंबर आता है, क्लियर है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़ की बात की जा रही है यहाँ पे, का उत्पादन होता है। देखिए कुछ इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हैं आपके, जैसे अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले की न्यूज है, जो एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन है इन कंट्रीज का, इसका नाम लिख दे रहा हूं मैं, एसोसिएशन ऑफ नेचुरल, करंट का न्यूज भी हो सकता है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से देखिए इसको, एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ओके, ANRPC, ओके, ANRPC, एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ये जो प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करते हैं ना, ओके ना, इसमें आपको पता होगा रबड़ ये एक प्लांट होता है, उन पौधे के जो लेटेक्स होते हैं उनसे ये बनाया जाता है, ठीक है ना। और ये जो प्राकृतिक रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री है विश्व में, उनका, उन देशों का यहाँ पे एक एसोसिएशन बनाया गया है, ठीक है। अभी एक हफ्ता पहला इंडिया को, भारत को इसका क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया, इंडिया इस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है इस बार, ओके ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो ANRPC है, ये जो एसोसिएशन है, इसमें जो शामिल देश है, ये टोटल विश्व में जो आपका रबर प्रोडक्शन होता है उसका 84%
कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। यानी विश्व में टोटल नेचुरल रबर प्रोडक्शन का 84% कौन कंट्रीब्यूट करता है, ये कंट्रीज करते हैं, ठीक है ना। और इसी एसोसिएशन का अभी इंडिया क्या बना है, हेड बना। क्लियर है, ओके। इसमें हम बात करते हैं जो नेचुरल रबर। अच्छा, इंडिया में अगर हम बात करें बेसिकली जो केरला है ना, वहां पे नेचुरल रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से वहां पे आपका रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया कहां पर है भाई, ये है आपका कोट्टायम में, कोट्टायम, ओके। कहां पे है ये, केरल में। वहीं पर ये आपका रबर बोर्ड है। कुछ बोर्ड है इंपॉर्टेंट, उनके नाम आप ध्यान रखेंगे, लोकेशन सॉरी लोकेशन ध्यान रखेंगे। जैसे कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ये कहां पर है भाई, बेंगलुरु में, ओके। इसी तरीके से टी बोर्ड ऑफ इंडिया, चाय, ओके, टी बोर्ड कहां पर है, ये कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता। क्लियर। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मसाले होते हैं उनके लिए जो बोर्ड है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कहां पर है, तो ये हो गया आपका कोच्चि केरला में, कोच्चि केरल। ये कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हैं। रबर बोर्ड आपका हो गया कोट्टायम केरला में। तो ये आप ध्यान रखेंगे इन बोर्ड्स की लोकेशंस के बारे में। आते हैं क्वेश्चन पे। विश्व का लगभग 1/3 जो प्राकृतिक रबर है उसका उत्पादन, तो देखिए वर्ल्ड का लगभग 35% जो प्रोडक्शन है वो अकेले एकमात्र देश है वो जो करता है, उसका नाम क्या है भाई, थाईलैंड। ये नेचुरल रबर का प्रोडक्शन जो है टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन का 35% अकेले प्रोडक्शन करता है। इसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया जैसी कंट्री है, वियतनाम है, इनका भी प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। क्लियर है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें इसमें एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट में भी थाईलैंड नंबर 1 है, ठीक है ना। और इंपोर्ट में अगर हम बात करें तो इंपोर्ट में नेचुरल रबर का सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो है वो चाइना करता है। चाइना में आपको पता होगा बहुत सारी कंपनियां हैं, वहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह एक तरीके से काम करते हैं। तो वहाँ पे ऑटोमोबाइल में जो टायर, ट्यूब, ये सारी चीजें होती है बनाने का काम इन्हीं रबर से किया जाता है। तो उसका कंजम्पशन वहाँ पे ज्यादा है, जिसकी वजह से डिमांड उसकी ज्यादा है। तो वो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट जो है आपका इंपोर्टर हो जाएगा नेचुरल रबर का। तो इतने पॉइंट आप इसमें ध्यान रखेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। डोनबास जो एरिया है, देखिए ये कोल रिजर्व के लिए फेमस है, कोल रिजर्व, ओके, कोयला के जो भंडार है यहां पे। अब ये जो है ये एरिया आपका पड़ेगा जो रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं, यूक्रेन। यूक्रेन जो है वहां का सबसे बड़ा जो कोल रिजर्व एरिया है, कौन सा है भाई, ये कोयला रिजर्व के लिए डोनबास एरिया, ठीक है। तो इसका नाम याद रखेंगे, कहां पड़ेगा, यूक्रेन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। निम्नलिखित में से कहां विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, ओके। ऑयल रिजर्व की बात की जा रही है। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगर हम बात करें विश्व में तेल भंडार की, तो रिजर्व के मामले में देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो है एक साउथ अमेरिकन कंट्री, ओके, या क्या डबल डबल होगा, यहां पे एक देश है, इसका नाम है वेनेजुएला, वेनेजुएला, ओके। ये वेनेजुएला जो है यहीं पे एक रिवर है, उसका नाम क्या है, ओरिनोको रिवर, ओरिनोको, ओके। और इसी की एक ट्रिब्यूटरी है, हमने बात किया था जब इस पे, कैरोनी, कैरो, ठीक है ना, जिसपे कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। कौन सा, एंजल वाटरफॉल, पढ़ा था ना, 900 कुछ 75 मीटर हाइट उसकी लगभग इतना। तो कैरोनी पे ही कौन सा है, एंजल वाटरफॉल है, ओके। चले ये तो हो गया बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट। अब यहाँ पे आते हैं वेनेजुएला में जो ओरोनिको रिवर है, इस रिवर की जो बेसिन है ना, उसी बेसिन में विश्व का सबसे बड़ा जो पेट्रोलियम रिजर्व है ना वो यहाँ पे पाया जाता है। क्लियर है, ओके। ना तो ईरान, ना इराक, ना सऊदी अरब, ठीक है ना, इन देशों में नहीं, बल्कि कहाँ पे सबसे ज्यादा है, वेनेजुएला में, इसमें सबसे ज्यादा रिजर्व देखने को मिलता है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। क्लियर है भाई, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इनके डेटा देख लीजिएगा, प्रोडक्शन डेटा कौन कौन रहते हैं टॉप में। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। यूरेनियम
एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का भी और हथियार बनाने के लिए भी। इसका डुअल यूज कर सकते हैं, एनर्जी उत्पादन में भी काफी किया जाता है और जो न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने का काम होता है उसका में भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके जो भंडार की बात करें तो इसके भंडार विश्व में सबसे ज्यादा जो है वो कहां पे मिलते हैं भाई? ऑस्ट्रेलिया में है। क्लियर है? जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें, चूंकि आप उसमें पता होगा आपको, जो उसका पूरा पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, कैसा एरिया है? डेजर्ट एरिया है। ओके, और इस एरिया में उसके उत्तर में चलेंगे तो थोड़ा सा पठारी क्षेत्र, जहां पे प्रमुख मात्रा में आपके ये जो खनिज तत्व है मिलते हैं, जिसमें यूरेनियम एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये जो एरिया है इसमें आपके यूरेनियम के विश्व के सबसे बड़े भंडार मिलेंगे। कनाडा भी है, वहां पे भी भंडार है। ओके, लेकिन अगर हम उत्पादन की दृष्टि से बात करेंगे तो उत्पादन की दृष्टि से यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है भाई? कजाकिस्तान। ओके, कजाकिस्तान। इन सब एरिया में जो सेंट्रल एशियन कंट्री है यहां पे उत्पादन होता है, बट यूरेनियम का सबसे बड़ा जो रिजर्व की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग भारत में। अच्छा, यूपी में भी यूरेनियम के पॉइंट से बात करें, यूपी में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे यूरेनियम के भंडार थोड़े बहुत पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये जो है इसके लिए जाना जाता है ललितपुर एरिया, ठीक है ना। ललितपुर का जो क्षेत्र है वहां पे ये मिलते हैं, ठीक है। और बाकी इंडिया में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से थोरियम, यूरेनियम नहीं बल्कि थोरियम जो है इसके भंडार बहुत ज्यादा है। और थोरियम मुख्यतः जो हमारे तटीय मैदान है ना, वहां पे केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्रा तमिलनाडु हो गया, इनके जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल रीजन है, इनकी बालू में, रेत में, सैंड में आपके मोनोजाइट सैंड जो है वहां पे आपको क्या मिलेगा भाई? थोरियम के रिजर्व है, इनमें पाए जाते हैं। क्लियर है? तो थोरियम का सोर्स इंडिया में काफी बड़ा है। ओके, हालांकि अभी इसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, ठीक है ना। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देशों के रूप में जाना जाता है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेगा डाइवर्स का। इसका मतलब होता है, मेगा डाइवर्स का मतलब है डाइवर्सिटी। मेगा फुल फॉर्म हो गई क्या इसकी? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। जैव विविधता यानी किसी क्षेत्र में प्रजातियों की भिन्न भिन्न प्रजातियों की जो जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी अधिक क्या होती है? डाइवर्सिटी होती है। ओके ना। ओके, तो ऐसे देशों को हम मेगा डाइवर्स कंट्री के रूप में जानते हैं। अब देखिए, जो मेगा डाइवर्स ये कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले 1988 में, कब? 1988 में दिया गया था। एक अमेरिकन विद्वान और स्कॉलर और राइटर भी है वो, ओके, उनका नाम है रसेल मीटर मायर, EIER मायर, रसेल मीटर मायर। ओके, ये यूएसए के हैं, ठीक है। इन्होंने 1988 में इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, मेगा डाइवर्स को। ओके, बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है? एट प्रेजेंट जो अवेयरनेस है डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ओके, ये जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाना है। तो मेगा डाइवर्स कंट्री ऐसे ही ग्रुप है जिसमें जिन देशों में डाइवर्सिटी के मामले में वो आगे है काफी, वहां पे जैव विविधता, प्लांट हो, एनिमल्स हो, ठीक है ना, वो उनकी स्पीसीज में बहुत विविधता देखने को मिलती है, ऐसे देशों का एक समूह है, इनको मेगा डाइवर्स कंट्री कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसमें वर्तमान में कितने? टोटल 17 देशों को शामिल किया गया है। ओके, 17 देश जो है मेगा डाइवर्स कंट्रीज में आते हैं। और लगभग ये आपके ऐसे क्षेत्र हैं जो किस क्षेत्र में पड़ते हैं, किस क्लाइमेटिक जोन में पड़ते हैं? ये ट्रॉपिक्स में पड़ते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रोरों में मैक्सिमम ये आते हैं, क्योंकि आपको पता होगा इसी क्षेत्र में डाइवर्सिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि टेम्परेचर, वर्षा इस क्षेत्रों में आपको अधिक देखने को मिलती है। क्लियर है? इन 17 देशों में हम बात करें तो मैं कॉन्टिनेंट के हिसाब से उन देशों के नाम बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में अगर चले तो कौन कौन हो गया भाई? यूएसए हो गया, कोमा मैक्सिको हो गया। क्लियर है? साउथ अमेरिका में अगर हम बात करें तो वहां पे वेनेजुएला हो गया, वेनेजुएला, फिर कोलंबिया, फिर इक्वाडोर,
ओके, ब्राजील, ब्राजील हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अफ्रीका में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका, क्लियर है। बेसिकली साउथ अफ्रीका ना लेके इसको हम लेंगे कॉन्गो। कॉन्गो साउथ अफ्रीका नहीं है यहाँ पे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कॉन्गो। ओके, एशिया में आपका मुख्य रूप से हम इंडिया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंडिया मेगा डाइवर्स कंट्री में शामिल है। ओके, साथ ही साथ इसके कौन है, चाइना हो गया। इसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है उसमें कौन है भाई, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। ओके, और लास्ट में आपका है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। तो लगभग ये 17 देशों का एक समूह है, 17 देश मिला के। ओके, जिसमें कौन शामिल है, आपके ये सभी देश शामिल हैं, और यहां पे डाइवर्सिटी के मामले में सबसे, और ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र में आपको पता है कि जो मरीन डाइवर्सिटी में अगर हम बात करें, कोरल रीफ, वर्ल्ड की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट और ब्रॉड जो है आपकी कोरल रीफ्स देखने को मिलती है, जिसको हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जानते हैं, जो कि इन कोरल रीफ्स को हम लोग क्या कहते हैं, मरीन इकोसिस्टम का रेन फॉरेस्ट या वर्षावन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र का वर्षावन इनको कहा जाता है, जो कि इसके पूर्वी तट पे उत्तर से दक्षिण की ओर एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके मेगा डाइवर्स कंट्रीज है। ओके, अब हम आते हैं इनमें, इन कंट्रीज में अगर हम देखें एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कि क्या हम किसी भी देश को जो ट्रॉपिक्स में है उनको मेगा डाइवर्स कह सकते हैं, नहीं, वहां पे कुछ क्राइटेरिया है। जैसे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहला पॉइंट है कि इन क्षेत्रों में, ऐसे देशों में जहां पे एटलीस्ट 5,000 जो वहां की प्रजातियां, स्पीसीज है, एंडेमिक हो, एंडेमिक स्पीसीज हो, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, एंडेमिक स्पीसीज हो, जिसमें बेसिकली हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्लांट्स की ऐसी स्पीसीज एंडेमिक हो, तो लगभग एटलीस्ट कितनी हो, 5,000 स्पीसीज। एंडेमिक का मतलब हो गया कि किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, सॉइल में, टेम्परेचर में वो केवल वहीं पे पाई जाती हो और कहीं नहीं पाई जाती हो। क्लियर है। तो ऐसी स्पीसीज आपकी एंडेमिक स्पीसीज हो गई। और दूसरा पॉइंट है आपका कि उस देश की जो बॉर्डर है ना, वो बॉर्डर पर कोई ना कोई मरीन इकोसिस्टम जरूर होना चाहिए, यानी उसके पास एक अपना तटीय क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। मरीन इकोसिस्टम नहीं होगा तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। तो ऐसे ये दो क्राइटेरिया के आधार पे हम लोग इन देशों को क्या करते हैं, मेगा डाइवर्स कंट्रीज में शामिल करते हैं। क्लियर है। आगे बढ़े भाई हम लोग। तो इसमें क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, मेगा डाइवर्स कंट्री में मैंने अभी पीछे नाम लिखे थे, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो उसमें कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड नहीं है, नेपाल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है आपका मेगा डाइवर्स कंट्री में शामिल है, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया भी हमारा है, मैं पीछे बता चुका हूं देशों के अलावा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है, तो देखो ब्राजील का जो एरिया है, साओ पालो, साओ पोलो में यहाँ पे जो ये कहवा के बागान है ना, और इनका कहवा का काफी ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है इन सब एरिया में, और इन बागानों को यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में फेजेंडा के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये कभी कभी एग्जाम में ये दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये फेजेंडा है क्या, फेजेंडा ये कहवा के बागान है, मुख्य रूप से इन्हीं को ही जाना जाता है। क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। तो चिक्वी कमाटा ये महत्वपूर्ण एरिया है, नाम याद रखिएगा इसको कॉपर सिटी ऑफ वर्ल्ड भी कह सकते हैं हम लोग, ओके ना। चिक्वी कमांडा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए, तो मैंने बताया कॉपर, तांबा के लिए बड़ा फेमस है। कहां पे है, चिली में है, ठीक है ना। चिली में आपको पता होगा, चिली और पेरू, चिली में आपका एक महत्वपूर्ण डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, जो विश्व का सबसे शुष्कतम ड्राइएस्ट डेजर्ट में से एक है, उसी में स्थित है आपका चिक्वी कमाटा, जो कि चिली में पड़ता है मुख्य रूप से। और यहाँ ये फेमस है किसके लिए, कॉपर के लिए, तांबा के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक है। आगे बढ़े। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। ओके, देखिए
मैंने अभी पीछे जो आपको वर्ल्ड के क्लाइमेटिक रीजन बताए थे ना, ओके, अक्षांश पे अलग अलग लोकेशन पे, वहां पे हम बात करें घास भूमियों की, तो वहां पे एक घास भूमि जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सवाना, ठीक है ना, 10 से 35 डिग्री के मध्य का जो अक्षांश हमने देखा था, सवाना घास भूमि जो है, ओके, इन घास भूमियों में इनकी खास बात क्या है, देखिए यहाँ पे जो पाई जाने वाली घास होती है ना, वो पोषण के आधार पर कम इंपॉर्टेंट होती है, यानी उनकी पोषण स्तर जो है वो बहुत कम है, लेकिन ये घास जो है ये साइज में, लेंथ में, हाइट में काफी बड़ी होती है, ठीक है ना, तो इनकी हाइट काफी ऊंची ऊंची घास होती है, काफी मोटी थिक होती है, ओके, और खाने योग्य ये इतनी नहीं होती, पशुओं के लिए इतना महत्वपूर्ण ये घास नहीं है, ओके, तो ऐसे बड़े घासों की वजह से इस इन घासों को एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं, एलिफेंट ग्रास, ओके, ये नाम याद रखिएगा, एलिफेंट ग्रास इन्हीं सवाना घास को ही कहा जाता है, ठीक है ना, इस घास भूमि जो घास पाई जाती है, ठीक है। इस एरिया में जो बड़े मुख्य रूप से जो हम जीवों की बात करें तो उसमें हाथी हो गया, जेब्रा हो गया, ओके, जिराफ हो गया, इस टाइप के जो हैं एनिमल्स यहाँ पे बड़ी मात्रा में मिलते हैं, क्लियर, और इनका जो शिकार होता है वो शिकार करने वाले जो शिकारी हैं, ठीक है ना, वो भी यहाँ पे उतनी ही अधिक मात्रा में है, इसीलिए यहाँ पे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से इनको जाना जाता है, क्लियर है। तो अफ्रीका जो है आपका मुख्य रूप से सहारा मरुस्थल और नीचे आपका कोंगो जो रेन फॉरेस्ट एरिया है, इसके मध्य का जो क्षेत्र है आपका सवाना घास भूमि का, और बेसिकली आपका ये पूर्वी अफ्रीका में पड़ेगा, ओके ना, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा भाई, ये उष्णकटिबंधीय, क्योंकि अक्षांश इनका उष्णकटिबंध का है, और सवाना घास भूमियां या सवाना प्रदेश, तो इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, बड़े शिकार की भूमि के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, ओके, तो देखिए कोको एक ऐसा ये फसल है जिसके लिए एक सुटेबल टेम्परेचर, ठीक है ना, और मॉइस्चर होना चाहिए। अगर हम बात करें ये कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट, ठीक है ना, ये जो अफ्रीका है ना, ये वाला रीजन, तो यहाँ पे मुख्य रूप से ये आपका सिचुएटेड है, क्लियर है, ये देश, ओके, और इन देशों में अगर हम देखें विषुवत रेखा के समीप यानी ट्रॉपिक्स में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये है, उष्णकटिबंध का क्षेत्र है ये, ओके, यहाँ पे तापमान और आर्द्रता ठीक ठाक होती है, ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में ये कोको के जो क्रॉप्स होती है उनका प्रोडक्शन अच्छा हो पाता है। लेकिन अगर हम बात करें ये लातविया जो है ना, ये एक बाल्टिक नेशन है, जो यूरोपियन नेशन, ठीक है ना, जो हमारा बाल्टिक सागर है ना, उत्तरी सागर, इसके इधर कील नहर इसको कनेक्ट करती है बाल्टिक सागर से, और यहाँ पे आपको इस तरीके से 3 देश कौन मिलेंगे, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है ना, ये बाल्टिक नेशंस जो है, तो ये यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, ओके, टेम्परेचर अलग है, तो वहां पे ह्यूमिडिटी अलग है, इस वजह से इन सब क्षेत्रों में इन कोको का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक, तो लाटविया में नहीं होता, बाकी यहाँ पे कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट, ओके, इन सब क्षेत्रों में कोको का प्रोडक्शन काफी मात्रा में, चॉकलेट वगैरह हम लोग जो खाते हैं उन सब में इनका यूज किया जाता है, कॉफी बनाना, ये सारी चीजें, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों में से लैटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। लैटेराइट मिट्टी बड़ी महत्वपूर्ण सॉइल है, ये जो हमारा दक्कन का पठार है, उसके दक्षिणी भाग में आपका मुख्य रूप से कर्नाटक हो गया और आपका आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है, ओके, केरला वोरला में भी आपको मिलेगी ये मिट्टी। यहाँ पे बात करते हैं लैटेराइट सॉइल की, तो लैटेराइट सॉइल के बारे में देखिए 2 बातें इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। पहला चीज कि ये सॉइल जो है ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां पे तापमान क्या होगा, बहुत अधिक होगा, क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा, साथ ही साथ तापमान के साथ साथ वहां पे वर्षा भी अधिक होती हो, तो इस कंडीशन से यहाँ पे चूंकि वर्षा जब अधिक होती है ना, तो मृदा के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, निक्षालन। निक्षालन, निक्षालन क्या होता है, इसको कहते हैं लीचिंग, LEACH, लीचिंग, ओके। इसमें क्या होता है, जो जल में घुलने वाले खनिज होते हैं ना, वो जल में घुलनशील, वो जल के साथ घुल के मृदा के नीचे वाली परतों में चले जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ऊपर वाली लेयर में उन तत्वों की कमी हो जाती है, क्लियर,
ओके, लेटेराइट मिट्टी जो है इसमें तापमान अधिक, वर्षा अधिक, तो ऑप्शन ये एक हो गया सही। ऑप्शन 2 पे चलते हैं। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। तो अभी मैंने एक प्रक्रिया बताई निक्षालन, ठीक है ना, लीचिंग। इसमें होता है जो जल में घुलनशील तत्व हैं वो जल के साथ घुलकर मृदा के नीचे वाली परतों में चले जाते हैं। अब जब नीचे चले जाएंगे तो ऊपर उनकी कमी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लौह और एल्यूमिनियम ये जल में उनके साथ घुलते नहीं है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये ऊपर वाली परत में बने रहते हैं, जबकि कैल्शियम हो गया और बाकी जो तत्व है, चूना हो गया, ये सब घुल के नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी कमी नहीं, ये अधिकता रहती है। लोह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, ना कि कमी। क्लियर है? तो ये ऑप्शन ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, नीचे कुछ जनजाति दी गई है, जनजाति, ओके, और यहां पे आपका क्षेत्र हो गया। तो यहां पे देखें, ये जनजातियां है, कौन सही सुमेलित नहीं है? नुबा आपका सूडान, ओके, मसाई आपका पूर्वी अफ्रीका, मुख्य रूप से ये केनिया में जो है आपका केनिया, वहां पे मसाई जनजाति हो गया। बंतू आपका सहारा, ओके, फुलानी आपका वेस्ट बंगाल। जो फुलानी जो है आपका, ये मुख्य रूप से जो पश्चिमी और आपका मध्य अफ्रीका क्षेत्र है, वहां पे मुख्य रूप से देखने को मिलता है। जैसे आपका नाइजर हो गया, कैमरून हो गया, इन क्षेत्रों में ये जनजाति देखने को मिलती है, फुलानी, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसमें देखिए ऑप्शन, इसमें 2 आप करेक्ट कर सकते हैं। बंतू जो है ये सहारा डेजर्ट में नहीं मिलके आपका जो आपका सेंट्रल अफ्रीका है, यानी मध्य अफ्रीका है, यानी सहारा के नीचे मध्य अफ्रीका से लेके आपका दक्षिण अफ्रीका तक, इन सब क्षेत्रों में आपका देखने को मिलता है। क्लियर है? तो आपका बंतू और फुलानी ये दोनों ही इसमें आंसर गलत है, ठीक है ना। तो ये दोनों मैच नहीं है। मसाई आपका केन्या में, नुबा आपका सूडान में, ठीक है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये जनजाति यहाँ पे स्थान, पिग्मी, बहुत महत्वपूर्ण जनजाति, जो आपका ये विषुवत-रेखीय क्षेत्र है ना, कॉन्गो रिवर बेसिन, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे जो कॉन्गो नदी घाटी है, ये इसी क्षेत्र में आपका ये जनजाति पाई जाती है, पिग्मी। ये वहां पे जो वर्षावन पाए जाते हैं ना, वहां पे पेड़ों के ऊपर अपना घर बनाकर रहते हैं। क्लियर है? ओके। और इन जनजातियों को पिग्मी तो मुख्य रूप से ये कॉन्गो बेसिन में ही आपके पाए जाते हैं। अंगामी जो हो गया आपका, ये नागालैंड की जनजाति है, नागालैंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ये अंगामी ट्राइब्स पाए जाते हैं, ओके। और एनु जो है आपका जापान हो गया, सही बात है। और किर्गिज जो हो गया, तो किर्गिज सूडान नहीं है, बल्कि ये किर्गिस्तान, ओके, जो एक मध्य एशियन देश किर्गिस्तान है, वहां पे ये पाया जाता है। जबकि किर्गिज जो है, किर्गिज हो गया आपका किर्गिस्तान, कजाक है कजाकिस्तान में, उज्बेक ट्राइब्स है उज्बेकिस्तान में। उन्हीं के नाम पे आप उन कंट्रीज को भी याद कर सकते हैं कि वहां पे उसी ट्राइब्स, वही ट्राइब्स पाई जाती है। तो किर्गिज है यहाँ पे, ये किर्गिस्तान होगा, ना कि सूडान। क्लियर है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगी। ये सुमेलित नहीं, बाकी सब सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग। जनजाति हो गया और क्षेत्र हो गया, ओके। किर्गिज, ओके, अगेन वही आ गया आपका मध्य एशिया, ओके, किर्गिस्तान। बुशमैन, बुशमैन बड़ी महत्वपूर्ण ट्राइब्स है। ये आपका जो कालाहारी मरुस्थल है ना, उसमें मुख्य रूप से बोत्सवाना हो गया, नामीब हो गया, इन सब एरिया में आपका क्या, नामीबिया हो गया, वहां पे आपका बोत्सवाना में मुख्य रूप से ये आपकी बुशमैन ट्राइब्स पाई जाती है। ये कहाँ पे? कालाहारी मरुस्थल में है, ठीक है ना। ओके। और एनु अभी हमने पीछे देखा था, ये जापान हो जाएगा। और बद्दू जो है, बद्दू आपका कहाँ हो जाएगा? अरब में। अरब का जो मरुस्थली एरिया है, वहां पे अरेबियन पेनिनसुला में ये आपका बद्दू ट्राइब्स देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इसको आप लोग मैच कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी सही। क्लियर? ओके। तो इन ट्राइब्स बड़ी महत्वपूर्ण है, ये वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है और किस एरिया से रिलेटेड है वो, इनको आपको ध्यान रखना है, ओके, एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इस पे हम लोग आते हैं। देखिए, बेंगुएला धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। अच्छा, ये 4 ऑप्शन दिए गए, पहले इन चारों को देखते हैं। बेंगुएला जो आपका ये अफ्रीका है ना, ये वाला क्षेत्र, ओके, यहां पे मेडागास्कर हो गया,
यहां से देखिए एक धारा प्रवाहित होती है अफ्रीका के इस पश्चिमी तट की ओर से। ओके, इसका नाम है कौन सी जलधारा? बेंगुएला। बेंगुएला। और इधर पूर्वी तट से एक धारा प्रवाहित होती है मोजाम्बिक और मेलागासीस को कनेक्ट करते हुए, जो कि नाम है इसका अगुलहास। अगुलहास। तो बेंगुएला हिंद महासागर में प्रवाहित होती है? नहीं भाई, ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ये हिंद महासागर की नहीं है। किसकी है ये? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक, और वो भी कौन सा? दक्षिणी अटलांटिक महासागर का है। और ये कैसी जलधारा है? ये एक ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ये बोत्सवाना में कालाहारी डेजर्ट हो गया, नामीब डेजर्ट हो गया, ड्राई इफेक्ट की वजह से आपको देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा एक शीतल धारा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट की ओर से एक जलधारा, ठंडी जलधारा है ये चलती है। ओके, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में ड्राई इफेक्ट पैदा करती है, ठंडा, वहां के टेम्परेचर को कम करती है, हवाओं को ड्राई कर देती है, जिसकी वजह से वहां पे वर्षा नहीं होती, डेजर्ट देखने को मिलता है आपको। तो ये आपका दक्षिणी हिंद महासागर का जो एरिया हो गया। ओके, इसमें हम देखेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा एक शीतल धारा, ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 3, हम्बोल्ट धारा, ये धारा हो गया, चिली के तट के रास्ते प्रभावित होती है। ओके, या प्रवाहित होती है। जो हम्बोल्ट जलधारा है ना, ये हम्बोल्ट जलधारा आपको पता है, जो आपका साउथ अमेरिका है ना, वहां पे इसके पश्चिमी तट पे चिली और पेरू जो है, यहाँ पे ये प्रवाहित होती है, और हम्बोल्ट आगे चिली के तट से होते हुए पेरू के तट पे पहुंचती है। तो इसी को हम लोग पेरू की जलधारा के नाम से भी जानते हैं। और ये कैसी जलधारा है? ये भी आपकी ठंडी जलधारा है, और जो कि किस महासागर से संबंधित है? तो ये पूर्वी प्रशांत महासागर से, या हम कह सकते हैं उसको दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो ये सही हो गया। ओयोशियो धारा जापान तट पर उष्ण जल लाती है। तो देखिए, जो जापान है ना आपका, इस तरीके से मान लो ये जापान है। ओके, तो यहाँ पे ओयोशियो, एक क्यूरोशियो है और ओयोशियो, इनमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ओके, ओके है ना, तो ऊपर ओयोशियो, नीचे क्यूरोशियो। क्लियर है? अब ओयोशियो धारा, और ऊपर से ये इधर आ रही है जापान के तट की ओर, और क्यूरोशियो नीचे से ऊपर जा रही है। तो ये आपकी गर्म हो गई, और वो ऊपर से आ रही है नीचे की ओर, तो ये कैसी होगी? ठंडी होगी। क्लियर है भाई? तो ये ठंडी जलधारा। तो ओयोशियो जलधारा जापान के तट पे उष्ण जल नहीं, जब वो ठंडी जलधारा है तो कैसा जल लाएगी? ठंडा जल लाएगी। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सही हो गया आपका 2 और 3। तो आंसर बी इज करेक्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, इधर नदी है, इधर देश है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैच करना है आपको कौन सी नदी कहां पे बहती है। तो पोटोमैक रिवर हो गया आपका कहां पे? चेपस्की की जो है आपका, ठीक है, चेसपकी सी जो है, ठीक है ना, और यह बे ऑफ चेसपकी, उसका नाम भी थोड़ा अजीब सा है, यूएसए, वहां पे ये प्रवाहित होकर बहती है, ठीक है ना, उसमें जाके गिरती है। नाइल रिवर जो है आपका, आपको पता ही होगा कहां पे है, ये सूडान से होके, क्योंकि ये विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, और सूडान इसमें दिया है कि किसी देश का नाम दे दिया जिससे होके प्रवाहित भी हो रही है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हम सूडान पा रहे हैं, तो सूडान लगाएंगे। टिग्रिस हो गया आपका इराक हो गया, और टेम्स हो गया आपका इंग्लैंड। ओके ना, तो इसमें हम ऑप्शन देख लें क्या हो जाएगा, 2 and 4, 2 4 1 3, सॉरी 2 4, टिग्रिस कहां पे हो गया, 3 1, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो इसको मैच कर लीजिएगा आप लोग। सही है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? अभी यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इसी से यही था, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया था उसने। है क्या, इसको देखते हैं। देखिए, ये बीच में सूर्य है, और आपको पता है पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। क्लियर भाई? ऐसे ये हो गया आपका जून, ये हो गया सितंबर, ये दिसंबर, ये हो गया मार्च। क्लियर? ओके। जो ये जून वाली कंडीशन है ना, यहां पे क्या होता है,
उत्तरी गोलार्ध देख रहे हैं आपको, सूर्य के सामने ये पड़ रहा है, कर्क रेखा पे लंबवत किरणें पड़ती है इस समय, तो ये यहाँ पे तापमान अधिक रहता है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध सामने आ रहा है, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। क्लियर है? ओके, तो ये था हमारा ये दो कंडीशन जिसमें उत्तरी गोलार्ध और दूसरे समय दक्षिणी गोलार्ध जो होता है सूर्य के अधिक समीप दिखाई देता है। क्लियर है? ओके, इसको हम लोग सोलिस्टिस कहते हैं या ग्रीष्मयानांत, इसको ग्रीष्मयानांत और इसको शीत अयनांत पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये दो कंडीशन है, इनको देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला है मार्च वाला और सितंबर वाला। ये दो कंडीशन ऐसी हैं, ये सूर्य है, इसके पीछे यहां पे पृथ्वी और इसके आगे यहां पृथ्वी, ठीक है। ये अक्ष दिख रहा है आपको, ये इसकी पृथ्वी का अक्ष है, ऐसे समझिए। अब जरा बताएं, मैं इसको ऐसे रोटेट कर देता हूं, सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, ठीक है ना, तो ये जो विषुवत रेखा है इसकी, इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। इसमें ना तो उत्तरी गोलार्ध ना दक्षिणी गोलार्ध, बल्कि सीधे कहां पड़ रही है, विषुवत रेखा मध्य भाग में। इस कंडीशन में भी यही हो रहा है, इस कंडीशन में भी यही हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों गोलार्धों में इक्वल जो है इंक्लिनेशन हो रहा है सूर्य का, और विषुवत रेखा पे इस समय सूर्य की लंबवत 90 डिग्री की किरणें पड़ती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे दोनों ही गोलार्धों में क्या मिलेगा आपको, दिन और रात की स्थिति बराबर होगी, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। विषुव या इंग्लिश में कहते हैं इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स। तो ये हो गया आपका 21 मार्च 22 मार्च वैसे, और ये हो गया आपका 23 सितंबर 23 सितंबर। तो ये डेट याद रखिएगा, 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर और 23 सितंबर, इन दोनों पे विषुव, यहाँ पे ग्रीष्म, यहाँ पे शीत अयनांत। क्लियर है? आगे बढ़े। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है भाई? देखिए, चलिए, जो अफ्रीका है यहां पे आपको पता होगा कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये सब होके गुजरती है। इससे थोड़ा सा ऊपर बनाना था, मकर रेखा नीचे बन गया ज्यादा, एनीवे ऊपर हो गया कर्क रेखा, विषुवत रेखा। यहां पे पहले हम बात करें, ये मकर रेखा की है। मकर रेखा जो है, यहां से एक नदी प्रवाहित होती है, इसका नाम है लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो। ये इधर जो आपका कालाहारी मरुस्थल है उसी के समीप से अराइज होती है, और वहां से निकलने के बाद ये जिम्बाब्वे होते हुए, साउथ अफ्रीका, यहां से होते मोजाम्बिक होते हुए ये आगे जाके इसमें गिरती है, किसमें, आपका हिंद महासागर में, ठीक है। ओके, तो ये जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा को ये 2 बार कट करती है। क्लियर है? कौन सी? लिम्पोपो रिवर। जबकि वहीं पे हम देखें एक और नदी जो कि ये 0 डिग्री विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है, वो है आपकी कौन सी? कांगो नदी। कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है और फाइनली जाके किस में गिरती है, ये अटलांटिक ओशियन में जाके गिरती है। क्लियर है? तो आप इन दोनों नदियों का नाम ध्यान रखेंगे, कांगो विषुवत रेखा को और लिम्पोपो मकर रेखा को। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे मकर रेखा पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा लिम्पोपो रिवर। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन बताए, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार कट करती है? कमेंट में आप लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए मैं ही बता देता हूं, काहे को जोड़ लगाना है ना। कर्क रेखा जो कि भारत की एक महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम क्या है, माही रिवर, माही रिवर। ओके, ये माही रिवर जब आपका यहां पे देखें कर्क रेखा कुछ इस करीब से, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर गुजरात ऐसे कट करते हुए निकलती है। तो एक बार यहां एक बार यहां, तो ये माही रिवर जो है ये कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार कट करने का काम करती है। तो ये कुछ पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ओके, चलिए, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे।
आपका ये आंसर की है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो आज का जो हमारा ये 20 क्वेश्चन की श्रृंखला थी, ओके, इसमें आई होप आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना। ओके, तो कंटिन्यू आप लोग लगे रहें, मेहनत करते रहें। ओके, समय कम है, प्रैक्टिस और रिवीजन इन दोनों चीजों पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।